नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 40। अंजलि अपने पति और बच्चों को लेकर दिन भर उलझी रहती है। ऐसे में उसके फिर से स्कूल में टीचर की नौकरी करने की सपना भी हवा हो गई है। इसी बीच में प्रवाहमान समय के गति के साथ कदम मिलाते हुए अचानक बेटा कमलाकांत और फिर बेटी पूर्वा के आने के पश्चात इस सिलसिले में अंजलि पूर्ण रूप से विराम लगाने की निर्णय लेती है, ताकि समस्याओं को बढ़ावा देने की बजाय समाधान की राह खोजा जाए। समय के साथ साथ वह अब पूर्ण रूप से गृहिणी बन गई है। सही बात है, एक अकेली औरत परिवार में इतने सारे बच्चों को पालन पोषण करना कोई मामूली बात है क्या? ऐसे में बहुत परेशान हो जाती है और कभी कभी तो गृह क्लेश की स्थिति बनती है। ऐसे में कभी कभी प्रकाश टिप्पणी करते हुए पत्नी अंजलि को कहता है, अब देखो तुम्हारी क्या हालत हो रही है, कितने परेशान रहती हो। मैंने तुम्हें बार बार समझाया था कि अपने घर में क्रिकेट टीम मत बनाओ, पर तुम माने नहीं। हमेशा कहती थी कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने बच्चों को संभाल लूंगी, अब तुम संभालो। देखो कितने परेशान हो गई हो, अब मुझसे लड़ाई करने पर उतारू हो जाती हो। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता रहूं या ड्यूटी में भी जाऊं, अगर मैं समय पर ड्यूटी में नहीं जाऊंगा तो मेरी नौकरी जा सकती है। मुझे मालूम था कि हमारे जैसे एकल परिवार में 2 से ज्यादा बच्चों को पालने में सबसे ज्यादा दिक्कत तो महिला को ही होती है, जो मैं तुम्हें पहले से ही समझाने की बहुत कोशिश करता रहा, मगर तुम है कि एक बेटी के चाहत में 4 बच्चों के माँ बन गई हो। यह तो समझो कि ईश्वर की कृपा हुई कि मुझे अच्छी सी नौकरी मिल गई है, नहीं तो पता नहीं क्या होती। दिन ब दिन अंजलि बहुत परेशान रहने लगी। समय पर सभी कार्य करने के साथ साथ बच्चों के परवरिश करना कोई हासी खेल भी नहीं है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। दिन भर शरारत करते रहना और उधम मचाने के साथ साथ आपसी झगड़ा लड़ाई में बच्चे अपने माँ बाप को भी शामिल कर लेते हैं। ऐसे में अंजलि कभी तो इस कदर परेशान हो जाती है कि बच्चों पर 2-4 हाथ कर देती है, कभी अपने सिर पकड़कर बैठ जाती है। ऐसे परिस्थितियों में अंजलि कभी तो अपनी माँ को अपने पास लेकर आती है ताकि उसे थोड़ी सहूलियत मिले, मगर एक समस्या के निवारण करने की प्रयास में दूसरे समस्या उभर कर आ जाती है, क्योंकि उधर उसके पिताजी बिल्कुल अकेला हो जाते हैं। ऐसे में उनके दिनचर्या बिगड़ने लगती है। ऐसे में उसके माँ रुक्मणी देवी ज्यादा दिनों तक अपनी बेटी के साथ नहीं रह पाती। परिस्थिति वश अंजलि अपनी सासू माँ को भी साथ रखने की विचार करते हुए उन्हें अपने पास लेकर आती है, मगर यहाँ पर भी समस्या कम नहीं है। प्रकाश के माता पिता शुरू से अर्थात लंबे समय से छोटे बेटे विकास के साथ रहे हैं। ऐसे में उनको छोड़कर किसी और जगह पर लंबे समय तक नहीं रह पाते। परिस्थिति चाहे जो भी हो, कुछ दिन के बाद ही उनके मन उब जाती है। ऐसे में यह लोग भी थोड़ी समय के लिए प्रकाश के साथ रहकर विकास के घर में वापस चले जाते। ऐसे हालात में अंजलि के परेशानी जस के तस ही बनी रहती है। हालांकि यह सब लोग रहने पर अंजलि को काफी मदद मिल जाती है और प्रकाश भी उसके घर के काम में काफी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तो अपनी ड्यूटी में जाना होता है ना। ऐसे में वह बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकते। समय के साथ साथ सभी बच्चों के स्कूल जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि उन सब के परेशानी कुछ कम होता दिखाई दे, मगर अंजलि 24 घंटे परेशान रहती है। अंजलि के साल दर साल परेशानियों के बीच अंजलि के पिताजी रामस्वरूप जी अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए, तो उनको अपना सरकारी क्वार्टर छोड़ना पड़ा। ऐसे में यह लोग नजदीकी अपने किसी जानकार व्यक्ति के सरकारी क्वार्टर में किराए में रहने की मन बना लिए, मगर अंजलि और प्रकाश के बार बार अनुरोध करने पर यह लोग अंजलि के घर में रहने को आ गए। लेकिन हमारे सामाजिक विधान हेतु रामस्वरूप जी अपने बेटी दामाद के घर में रहना उचित नहीं समझते, इसलिए यह लोग प्रकाश को कुछ सेवा शुल्क देने की शर्त पर यहाँ पर रह गए और बुढ़ापा में अंजलि के बच्चों के साथ खिलखिलाकर समय बिताने लगे, जिस कारण अंजलि के जीवनचर्या थोड़ी सी आसान हो गई है। क्योंकि उसके माता पिता हमेशा बच्चों के देखभाल करने में जुटे रहते,
इस कारण उसे थोड़ी आराम मिलने लगी। लेकिन अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए नए नए समस्याओं की अंबार लगने लगी। किसी भी तरह एक समस्या की निपटारा हो जाती तो दूसरा सामने आकर खड़ी होती है। इस तरह समस्या के समाधान के बजाय दिन ब दिन नई नई समस्याओं की अंबार लगने लगी। बड़ी लंबी समय बीत गई कि प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, बड़ी लंबी समय बीत चुकी है कि बहन माधुरी से नहीं मिले, पता नहीं वह लोग कैसे होंगे। अंजलि से इस विषय पर चर्चा करने पर एकदम से आग बबूला हो जाएगी, क्योंकि अंजलि अपने माता पिता के अलावा किसी और के साथ संबंध रखने के खिलाफ है, जो उसके बातों में हमेशा झलकती है। ऐसे में माधुरी से मिलने के लिए मुझे कोई बहाना बनाने होंगे, नहीं तो हम कभी फिर से उससे मिल नहीं पाएंगे। ऐसा करते हैं कि कंपनी के काम से दिल्ली या मुंबई में जाने की बहाना करना होगा। वैसे तो बीच बीच में कभी कभार मुझे टूर में जाना होता है। ऐसे में अगर कोई बहाने में माधुरी के घर को चलेंगे तो उसे पता भी नहीं चलेगा। प्रकाश मन ही मन तय कर लेता है कि इस बार जरूर माधुरी से मिलने को चलेंगे और अंजलि को जरा भी पता ना चलेगी। अगर उसे पता चल गई तो घर में बवाल हो जाएगी, पूरा घर सिर पर उठा लेगी, मानो मेरी बहन से मिलने को जाना बहुत बड़ी अपराध है। कुछ दिन और बीत गई कि एक रोज प्रकाश अंजलि को कहने लगा, शायद मुझे दिल्ली जाना होगा। ऑफिस में वैसे ही कुछ बात चल रही थी। ऐसे में शंका भरी लहजे में अंजलि कहने लगी, तुम्हें फिर से दिल्ली जाना होगा? अभी तो कुछ दिन पहले ही दिल्ली में जाकर आए हो। संतुष्टि भरे लहजे में प्रकाश कहता है, हाँ अंजलि, कंपनी की बात है, कब कहाँ भेजना चाहते कुछ नहीं कह सकते। कंपनी चाहती है कि बिजनेस और बढ़े। अब तो कंपनी के बिजनेस बहुत अच्छा चल रही है। ऐसे में कंपनी चाहती है कि उनका बिजनेस और अच्छा चले। कंपनी कहती है कि तनख्वाह भी तो अच्छा देते हैं ना, साथ में आने जाने की खर्च भी देती है। ऐसे में उन्हें ना तो नहीं कह सकते हैं। अंजलि संवेदना जताते हुए कहती है, तुम्हारा बात तो ठीक है, मगर यह चाहे तो किसी और को भी भेज सकते हैं। बार बार तुम्हें क्यों भेजते हैं? जवाब में संतोष व्यक्त करते हुए प्रकाश कहता है, ऐसा नहीं है, हर बार मैं थोड़ी ही जाता हूँ। कंपनी में 5 जने हैं जिन्हें बाहर टूर पर भेजती है, उनमें से मैं भी एक हूँ। बारी बारी सभी को जाना होता है, कभी मुंबई तो कभी दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, बैंगलोर तो कभी असम और कोलकाता में भी जाना पड़ता है। चलो जो भी है, जब भी कहेंगे जाना तो पड़ेगा ना। अंजलि प्रकाश की बातों में संतोष व्यक्त करती है तो प्रकाश भी मन ही मन अस्वस्थ होता है और मन ही मन माधुरी के घर में जाने की मन बना लेता है। ऐसे में कुछ दिन के पश्चात पूरी तैयारी के साथ प्रकाश बहन माधुरी के घर में जाने को रवाना होता है और अगले ही दिन दोपहर के बाद माधुरी के गांव में पहुंचा तो देखा गांव में बहुत बदलाव हो गई है। ऐसे में उसे माधुरी के घर तक पहुंचने में बहुत दिक्कत हुई है। पूरे गांव के साथ साथ माधुरी के घर के भी प्राकृतिक चेहरा कुछ बदली बदली सी लगने लगी तो प्रकाश को माधुरी के घर खोजने में बहुत दिक्कत आई। ऐसे में खोजते खोजते जब माधुरी के घर में पहुंचकर आवाज लगाने लगा तो माधुरी का बेटा सुंदर घर से निकल आया, जिसे ना तो प्रकाश पहचान पाया ना ही सुंदर उसे पहचान सका, क्योंकि जब पिछले बार प्रकाश माधुरी के घर में आया तब माधुरी के बच्चे लोग छोटे छोटे थे। ऐसे में प्रकाश के मन में शंका जगने लगी कि यह 20 साल का लड़का कौन हो सकता है जिसे प्रकाश नहीं पहचान सका। कहीं दूसरे किसी के घर में तो नहीं पहुंच गया हूँ। ऐसे में प्रकाश माधुरी और बद्रीनारायण के नाम से खोजने लगा तो सुंदर तड़ाक से पूछने लगा, आप कौन है? जवाब में प्रकाश कहता है, माधुरी मेरी छोटी बहन है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। प्रकाश, माधुरी के पति बद्रीनारायण मेरा बहनोई है। जवाब में सुंदर कहता है, अच्छी बात है, आप यहाँ पर बैठिए, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। कहते हुए एक खटिया दिखाकर बैठने को कहते हुए सुंदर अपने माँ को बुलाने घर के अंदर चला गया। सुंदर अपना परिचय दिए बगैर ही अंदर चला गया। ऐसे में खटिया पर बैठे बैठे प्रकाश सोचने लगा, यह नवयुवक कहीं माधुरी का ही बेटा है या कोई और हो सकता है। विकास के शादी के समय उसकी गोद में 2 बच्चे थे।
अगर उनमें से कई होते तो उनका उम्र भी लगभग 30 साल के आसपास होता। हमारी शादी के पश्चात जब प्रशांत को गोद में लेकर आया था तब उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। उस छोटी सी बच्ची भी अब बड़ी हो गई होंगी, मगर यह तो बिल्कुल बच्चा लग रहा है। अगर माधुरी के बेटा होता तो जरूर अपने परिचय में बताता। ऐसे में मन ही मन शंका जाहिर करते हुए सोचने लगा, कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गया हूँ। सुंदर अंदर जाकर अपनी माँ को कहने लगा, माँ, एक अधेड़ आदमी हमारे घर में आए हैं, कहते हैं कि माधुरी उनकी बहन लगती है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।